इमरान साहब ने कहा था ये आपको दे दी जाएं। शाहीन ने ये सब कुछ देखा, अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांधकर उसे गिरा लगाई और इस गिरा को सीने से लगाकर हजूम में गुम हो गई। न जाने क्यों इस वक्त इमरान के वो आखिरी अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे जो उसने फ़ोन पर शाहीन से कहे थे। हम उस वक्त रेस्ट हाउस के सामने BSF वालों से बरसे बेकार थे। फायरिंग हो रही थी। इमरान ने हस्बे मामूल मजाक करते हुए कहा था कि यह शूटिंग की फायरिंग है। आखिर में वो बोला था, अच्छा डियर, अगला शाट तैयार हो गया है, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं, खुदा हाफिज। अगला शाट उसकी मौत का शाट था। जिलानी और इम्तियाज को भी इमरान के गम ने निढाल कर रखा था। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि हम तीनों में से किसका गम ज्यादा है। रात को मैं नीम जान सा चटाई पर लेट गया। जगत सिंह मेरे करीब ही सोफे पर सोया हुआ था। जिलानी और इम्तियाज कुछ फासले पर बैठे बातें कर रहे थे। शायद उन्होंने समझा कि मैं सो गया हूँ। जिलानी ने अफसरदा लहजा में कहा, इसका बचना मुहाल था। मंगल के रोज ही उसकी हालत बड़ी नाजुक थी, बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। डॉक्टरों ने उसकी नालियां और दूसरे हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट उतार दिए थे। बेचारी की बदकिस्मती ये रही कि इमरान साहब खुद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए, वरना लगता था कि वो इसके लिए कुछ न कुछ करेंगे। वो डोनेशन के लिए भारी रकम का इंतजाम भी कर चुके थे। बस सारे कुदरत के खेल हैं। मैं जान गया कि यह गुफ्तगू सरवत की बहन नुसरत के बारे में हो रही है। उसे नहायत नाजुक हालत में बयाना पहुंचाया गया था। सरवत और यूसुफ भी उसके पीछे गए थे। कहते हैं कि वहम इंसान को खा जाते हैं। क्या नुसरत को भी वहमों ने ही खाया था? बहरहाल पता नहीं क्यों अब मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। यहाँ तक कि सरवत का ख्याल भी अब जहन से कहीं बहुत दूर जा चुका था। यूं लगता था कि उसके और यूसुफ के हालात से मुझे कोई गर्ज नहीं है। बारूदा जैकी ने कभी कहा था, हर कहानी का अंजाम मर्जी के मुताबिक नहीं होता, मगर हर अंजाम में जिंदगी मौजूद होती है और अगर इसे मौका दिया जाए तो वह अपना रास्ता खुद ढूंढती है। वो कहता था कि जिंदगी दुख है और खुद ही इसका मुदावा भी है। रात पिछले पहर हम चारों जाग गए, देर तक बैठे रहे और सिगरेट फूंकते रहे। मैं बहुत कम सिगरेट पीता था, लेकिन अब पी रहा था, बिल्कुल किसी चैन स्मोकर की तरह। और ये सिगरेट भी इमरान ही के थे। हमारे सीनों में एक आग रोशन थी। गज़ो गज़ब की एक लहर थी जो जिस्म के हर हिस्से में फैलती थी और सर टकराती थी। सुबह 3 बजे के करीब हमें वो फोन कॉल आई जिसका इंतजार था। जिलानी के एक साथी ने एक खास इतला दी। ये इतला सुल्तान चिट्टा के सेक्रेटरी नदीम और उसके 2 खास साथियों के बारे में थी। इमरान की मौत के फौरन बाद से ये लोग अपने ठिकानों से गायब थे। आज तीसरे रोज हमें ये कामयाबी मिली थी। हम पहले ही पूरी तरह तैयार थे। एक तारीख शीशों वाली करोला में बैठकर निकल गए। हमें लाहौर से बाहर जाना था। कला सितार शाह के करीब चावलों का एक बहुत बड़ा गोदाम था और साथ में शैलर भी था। यह जगह एक सियासी पार्टी के अहम रुकन की मलकियत थी। हमारी इत्तला के मुताबिक सुल्तान चिट्टा यहीं मौजूद था। हमने तेजी से कार्रवाई करके 2 चौकीदारों को रस्सियों से बांध दिया और इनके मुंह में कपड़े ठूंस दिए। इसके बाद हम अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। इमरान का साइलेंसर लगा पिस्तौल इस वक्त मेरे हाथ में था। यह पिस्तौल मेरे हाथ में जैसे उसकी नुमाइंदगी कर रहा था। गोदाम के साथ ही एक अनेक्सी नुमा इमारत थी। इस इमारत में बड़ी बड़ी खौफनाक मूंछों वाला एक मुसल्ला शख्स हमारे सामने आया। वो बहुत खतरनाक नजर आता था, मगर उसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि जो बंदे उसके सामने आए हैं वो इस वक्त किस आग में जल रहे हैं और कितने जानलेवा साबित होंगे। मेरे साइलेंसर लगे पिस्तौल से एक के बाद दीगर 2 गोलियां निकली और वो राइफल सीधी करने की हसरत है दिल ही में लेकर फर्श बोस हो गया। हम एक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। यहाँ सेक्रेटरी नदीम से मुलाकात होगी। बज़ाहिर नफीस नजर आने वाला ये शख्स परले दर्जे का रंगबाज था। शुरू में सवीटी और ऐश्वर्या राय के हुस्न से उसी ने शब रोज खराज वसूल किया था। अभी उसकी हालत से यही जाहिर होता था कि वो कुछ देर पहले किसी बिनते हवा के कुर्ब से हज उठाता रहा है। एक बड़ी ट्रे में चिकन की छिछोड़ी हुई हड्डियां और शराब की तकरीबन खाली बोतल पड़ी थी। गिलास फर्श पर लुढ़का हुआ था। कमरे में कोई लड़की मौजूद नहीं थी, लेकिन निस्वानी परफ्यूम की खुशबू मौजूद थी। सेक्रेटरी नदीम बिस्तर पर ऊंधा पड़ा था और यहाँ था, फकत उसके जिस्म के दरमियानी हिस्से पर एक तौलिया नुमा कपड़ा पड़ा था। जिलानी ने आगे बढ़कर पिस्तौल के बैरल से यह कपड़ा हटा दिया। वो सरतापा और यहाँ हो गया, लेकिन इसी तरह मदहोश पड़ा रहा। उसने समझा शायद ये उसकी साथी लड़की है। मदहोशी में बोला, ओए क्या करती है बदबख्ते, अब जरा 2 घंटे ठोंका लगाने दे। मैंने उसकी पुश्त पर जोरदार लात रसीद की। वो धड़क कर सीधा हुआ। तुझे ठोंका लगवाने के लिए ही आए हैं, बड़ा लंबा ठोंका होगा इस दफा, मैंने कहा। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। चुंदिहाई हुई नजरों से हमें देखा, फिर वो तौलिया ढूंढा जिसने उसका सत्तर छुपा रखा था। तौलिया जिलानी के पिस्तौल के बैरल से झूल रहा था। ऐनक के बगैर भी उसने कम अज कम तौलिया तो देख लिया।
तब उसने मुड़कर भागने की कोशिश की। यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं था। वो लंगड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ गया। उसकी टांग कुछ अर्सा पहले राजा ने तोड़ी थी। पहली गोली उसे मैंने मारी और ये उसी जगह थी जहां उसने कुछ देर पहले तौलिया रखा हुआ था। दूसरी गोली जिलानी ने चलाई। यह भी साइलेंसर लगा पिस्तौल था और सिर्फ ठक की आवाज पैदा करता था। ये गोली नदीम की गर्दन के पिछले हिस्से में लगी और दांत तोड़कर मुंह की तरफ से निकल आई। मजीद तसल्ली के लिए मैंने तीसरी गोली उसके सीने में उतार दी। लड़की कमरे में ही मौजूद थी। वो वॉशरूम में थी। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका, फिर दरवाजा बंद किया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। बंद वॉशरूम से उसकी आवाज भला किसके कानों तक पहुंचनी थी। उसने अंदर से कुंडी लगा ली थी। हमने बाहर से भी लगा दी और इस दूसरे कमरे की तरफ बढ़े जहां सुल्तान चिट्टा की मौजूदगी के इम्कान थे। सुल्तान चिट्टा भी जहाजी साइज के बेड पर मदहोश पड़ा था। यहाँ किसी औरत के आसार नहीं थे। ताम सुल्तान चिट्टा का बलाई जिस्म और यहाँ था उसके बाजुओं की तवाना मछलियों पर बेहुदा टैटू बने हुए थे। वो गूंजदार खराटे ले रहा था। नाइट बल्ब की रोशनी में साइड टेबल पर 2 पासपोर्ट पड़े नजर आए। जिलानी ने पासपोर्ट उठाए। एक सुल्तान चिट्टा का था, दूसरा एक मारूफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस का। पासपोर्ट पर तुर्की के वीजे लगे हुए थे। ओके टिकट भी थे। इन पर रवानगी की तारीख कल दोपहर की थी। हमने देखा कमरे में 2-3 तैयार अटैची केस भी पड़े हैं। जिलानी ने होले से कहा, लगता है जनाब चिट्टा साहब फरार हो रहे हैं इस्तांबुल में मौजें करने के लिए। और नकली नहीं असली एक्ट्रेस के साथ इम्तियाज ने कहा। जगत सिंह ने अपनी मूंछों को मरोड़ा दिया। दूजों के लिए नकली माड़, अपने लिए असली। इसके साथ ही उसने अपनी कृपान चबोकर सुल्तान चिट्टा को जगाया। वो चुंधियाई हुई नजरों से देखता रहा। फिर यही लगा जैसे उसने मौत के फरिश्तों को रूबरू देख लिया है। उसका रंग लीमू से ज्यादा जर्द हो गया। उसके कान में गोली का सुराख इमरान के बाकमाल निशाने की यादगार था। क्या बात है? वो हकलाया। तुम्हें जहाज पर बिठाने के लिए आए हैं, मैंने सफाक लहजा में कहा। जगत बोला, पर यह जहाज है जब उड़ेगा ना तो ऊपर ही जाएगा, सीधा रब सोने के पास है और बिल्कुल उनके सामने उतारेगा तुझे। इसके साथ उसने कृपान का एक बार सुल्तान चिट्टा के पहलू पर किया। सुल्तान तड़पा। मैंने इम्तियाज के हाथ से ऑटोमेटिक राइफल ली और सुल्तान को भून कर रख दिया। सुल्तान और उसके बिस्तर में दर्जनों सुराख हो गए होंगे। जिलानी ने उसके मुंह पर थूका और एक गोली ऐन उसकी पेशानी में उतार दी। वो अपने जहाजी साइज के बिस्तर को लहू रंग करने लगा। ये इकबाल की मौत का भी बदला था। यही वक्त था जब भागते दौड़ते कदमों की आवाजें आई। जगत ने लात मार कर दरवाजा खोला और इम्तियाज ने राइफल से गोलियों की बौछार कर दी। कई अफराद जख्मी होकर गिरे। जगत सिंह के पास अब तक 2 काले अनार मौजूद थे। पता नहीं उसने कैसे संभाल कर रखे हुए थे। इससे इश्क था इन अनारों से। यहां भी वो ये बम इस्तेमाल करने से नहीं चूका और उसने ठीक ही किया था, वरना जितने लोग यकायक गोदाम की तरफ से आए थे इनसे निमटना मुश्किल हो जाता। धमाकों और शोलों से कुर्बाजवार लर्ज उठे। गोदाम के ही किस्से में आग लग गई थी। हम फायरिंग करते हुए वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागे और निकलने में कामयाब रहे। जल्दी हमें अंदाजा हो गया कि हमारा पीछा किया जा रहा है। ये 2-3 गाड़ियां थीं। हमने तेज रफ्तारी से शेखुपुरा की तरफ सफर जारी रखा। कुछ देर बाद अंदाजा हुआ कि इन गाड़ियों के साथ पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हो गई हैं। इनकी नीली बत्तियां दिखाई दे रही थीं और हूटर्स भी सुनाई देते थे। यकीनन वायरलेस पर पैगाम चल गए थे। इन मुमकिन था कि ये पुलिस वाले इस सियासी लीडर के जेरे असर हों जिसके डेरे पर सुल्तान चिट्टा ने पनाह ले रखी थी। मैंने चलती गाड़ी से हमजा साहब को फोन करना चाहा मगर कामयाबी नहीं हुई। वो फोन बंद करके सो रहे थे। हो सकता है कि जागते भी होते तो खातिर ख्वाह मदद न कर सकते। मुखालिफ पार्टी का असर सूख तो जाहिर होना ही था, खासतौर से जब इतनी बड़ी वारदात हो चुकी थी। गाड़ी जिलानी ड्राइव कर रहा था। 8-10 मील आगे जाकर अचानक गाड़ी को झटके लगने लगे। ओ गॉड, जिलानी ने कहा, पेट्रोल खत्म। हमने गाड़ी को दरख्तों में घुसा दिया और रोशनियां बुझा दी। वो काफी आगे तक चली गई थी। यूं ही वो रुकी, हम छलांगे लगा कर निकले। जिलानी ने कहा, हमें 2 टोलियों में निकलना चाहिए। वो ठीक कह रहा था। मैं और जगत शुमाल की तरफ गए जबकि जिलानी और इम्तियाज जनूब मशरिफ की तरफ निकले। दरख्तों में बहुत सी हेडलाइट्स चमकना शुरू हो गई थीं। उनमें टार्चें भी मौजूद थीं। वो लोग हमारे पीछे आ रहे थे। तब मुझे अंदाजा हुआ कि जगत सिंह पांव दबा कर चल रहा है। इसकी टांग में गोली लग चुकी थी और यह गोली गोदाम वाली झड़प ही में लगी थी। रात के पिछले पैर की खुनकी में एक तवील ताकुब साबित हुआ। हम कीचड़ में लथपथ थे। गाये बगाहे मैं जगत को सहारा भी दे रहा था। अचानक एक सोए छोटी नहर के किनारे मुझे एक लोडर और एक जीप खड़ी नजर आई। मैं और जगत जीप की तरफ बढ़े। ये 2-3 शिकारी थे जो सहरी के वक्त यहां मछलियों की ताक में बैठे थे। मेरा इरादा इन पर पिस्तौल तानने और गाड़ी हासिल करने का था, लेकिन फिर एक शख्स को देखकर मैं दंग रह गया। ये सोराब जलाली साहब थे जिन्हें इमरान बाबा जलाली कहता था। बाबा जलाली ने भी मुझे पहचान लिया और अपनी बेकाल शिकारी राइफल नीचे रख दी। ओह ताबिश बावर्ची तुम, वो हस्बे आदत बोले।
जलाली साहब, हमारे पीछे लोग हैं, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं फौरन। ज़ईफ होने के बावजूद जलाली कमाल का बाहिम्मत शख्स था। स्टैंड लेना जानता था। उसने छोटे लोडर पर फौरन हमें अपने 2 कारिंदों के साथ रवाना कर दिया और खुद पीछे आने वालों के सवालों जवाब के लिए तैयार हो गया। बूढ़े जलाली से ये मुलाकात किसी करिश्मे से कम नहीं थी, वरना जख्मी जगत की वजह से मुझे लग रहा था कि शायद रेस्ट हाउस की तरह हम आज यहाँ भी नरके में आ जाएंगे। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि हम भाग दौड़ में जलाली फार्म हाउस के कुर्बो जवार में आ चुके हैं। सिर्फ 20 मिनट के सफर के बाद हमें फार्म हाउस के आसार नजर आ गए। कुछ ही देर बाद जलाली के निजी चिड़ियाघर के जानवरों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। 10 मिनट बाद हम फार्म हाउस के अंदर रहायशी हिस्से में मौजूद थे। अभी हम बैठे ही थे कि डॉक्टर महनाज की शक्ल भी नजर आ गई। उसे बाबे तुफैल ने नींद से जगाया था। डॉक्टर महनाज भी हमें यहाँ देखकर शशतर हुई। उसने फौरी तौर पर जगत सिंह का मुआयना किया। गोली उसकी पिंडली का गोश्त चीर कर निकली थी। चरबीले जिस्म की वजह से बहुत खून भी नहीं बहा था। महनाज ने अच्छी तरह उसकी मरहम पट्टी कर दी और दर्द कुछ गोलियां भी दे दी। दीगर अफराद के सामने उसने हमसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। बाबे जलाली की आमद सुबह 7 बजे के करीब हुई। उन्होंने हस्बे आदत नीकर पहन रखी थी, जिसमें उनकी सूखी सड़ी टांगें 2 बैसाखियों की तरह दिखाई देती थी। सर पर सुर्ख पी कैप थी। जलाली साहब ने हमें तसल्ली दी कि सब ठीक है। खुशकिस्मती से हमारा ताकुब करने वाले इस जगह पहुंचे ही नहीं थे जहां बाबा जलाली मौजूद था। बाबा जलाली के दुबले पतले जिस्म को देखकर हैरत हुई थी। यह बंदा अपनी जाहिरी हालत से कहीं ज्यादा मजबूत था और इससे ज्यादा इसका इरादा मजबूत था। वो जिस बात पर अड़ जाता था बस लोहे पत्थर की तरह हो जाता था। उसने डॉक्टर महनाज से कहा कि वो कमरे में रखा हुआ टीवी ऑन करे। महनाज ने उसकी हदायत पर अमल किया। मुझे अंदाजा हुआ कि उसने कुछ देर पहले कोई खबर देखी है जो अब हमें भी दिखाना चाहता है। यह अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। एक न्यूज चैनल पर रात आखिरी पहर वाले वाक़े की धुआंधार न्यूज चल रही थी। साबिक MNA मुश्ताक घुराया के शैलर पर खौफनाक वारदात हुई थी। इस वारदात में सुल्तान चिट्टा और सेक्रेटरी नदीम के अलावा घुराया के जवान साल बेटे की मौत की खबर भी थी। बताया जा रहा था कि हमला करने वालों ने खुदकार राइफलें और दस्ती बम इस्तेमाल किए और तबाही मचा दी। इस वारदात के डांडे बड़े वसूख से इमरान दानिश की मौत से जोड़े जा रहे थे। वाज़ेह तौर पर मेरा, जिलानी और इम्तियाज वगैरह का नाम लिया जा रहा था। आखिर में जलते हुए गोदाम और सर पीटते घुराया की वीडियो भी दिखाई गई और बताया गया कि पूरे शहर की पुलिस हरकत में है और मुलजिमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। रात की वारदात के बाद मेरे सीने में फरोजान शोलों पर चंद छींटे पड़े थे। MNA का नाम सुनकर कुछ छींटे और पड़े। ये मुझे एक बोनस की तरह लगा। ये मुश्ताक घुराया वही था जिसने 5 साल कबल सरवत की गुमशुदगी के मौका पर सेठ सिराज वगैरह का भरपूर साथ दिया था और हमारी कोई पेश नहीं चलने दी थी। टीवी बंद करने के बाद जलाली ने बड़े जोश से मेरी पीठ थपकी। बहुत खूब, सीना ठंडा किया तुमने। मेरे बस में हो तो इस चिट्टे की लाश को शेखुपुरा के सड़कों पर घसीटूं। जलाली साहब गुस्से से हाँफने लगे। महनाज ने झट एक छोटी सी गोली निकालकर मेज पर रख दी ताकि अगर काम ज्यादा बिगड़े तो वो गोली निकल सके। मैं जलाली साहब के इस जोश की वजह समझता था। करीबन 5 माह पहले यह सुल्तान चिट्टा ही था जिसने नादर टीटी को फार्म हाउस पर हमला करने के लिए भेजा था। जलाली साहब ने अपनी नीकर के ग्लव्स सीधे किए, फिर अपने इस्तखानी हाथों से बड़ी मजबूती के साथ मेरे दोनों शाने जकड़े और बोले, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम दोनों को पनाह दी है और जब पनाह दी है तो बस दी है। अब जान भी चली जाएगी तो तुम्हारी हिफाजत करूंगा। देखूंगा कौन माई का लाल यहाँ पहुंचता है और तुम्हें गिरफ्तार करता है यहाँ से। उमर रसीदा जलाली का वजूद जोश और गुस्से से थर थर कांपने लगा। गले की रगें धड़ाधड़ बज रही थीं और नजर आ रही थीं। डॉक्टर महनाज ने जल्दी से गोली और पानी का गिलास जलाली की तरफ बढ़ाया। उन्होंने कांपते हाथों से गोली निगल ली और अपनी गुसीली गुफ्तगू जारी रखी। हमने जो कुछ जावा और उसके साथियों के साथ किया था उसकी तफसील इन्हें डॉक्टर महनाज से मालूम हो ही चुकी थी। वो बार बार मेरे शाने थपकते थे और तारीफी कलमात अदा करते थे। डॉक्टर महनाज ने मुझे इशारे से कहा कि फिलहाल मैं इनकी किसी बात पर इख्तलाफ न करूं और खामोश रहूं। कुछ देर बाद जलाली साहब हमें पूरी हिफाजत का यकीन दिलाकर चले गए तो जगत सिंह ने हैरान होकर कहा, बादशाहजादे ये बाबा जी सचमुच के हैं या बिजली वगैरह से चलते हैं? मैं बाबी जलाली के मिजाज को बड़ी अच्छी तरह समझ चुका था। जिस तरह कुछ अरसे पहले जलाली साहब को आराकोए मूर्ति मिली थी और उन्होंने इसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा ली थी, इसी तरह आज उन्होंने हमें पनाह दी थी और उस पनाह की खातिर हर खतरा मोल लेने का बरमला इजहार कर दिया था। लेकिन मैं फैसला कर चुका था कि इस बूढ़े कमज़ोर लेकिन नहायत बाहिम्मत शख्स को किसी और आजमाइश में नहीं डालूंगा और हरगिज़ नहीं डालूंगा। जलाली साहब के पास एक बेहतरीन कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। उन्होंने शाम तक कुछ मजीद गार्ड्स मंगवा लिए। उन्होंने हमारी खातिर तवाज़े में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। वह हमें लंबे अरसे तक यहाँ छुपाने और ठहराने का पक्का इरादा कर चुके थे, लेकिन मेरी दिली कैफियत कुछ और थी। मैं इस चीज़ और मंजर से दूर जाना चाहता था जिसका ताल्लुक किसी भी सूरत इमरान से हो।
वो मुझे हर शय में अपनी झलक दिखाता था, मुस्कुराता था और मेरा खून चलाता था। यहाँ इस फार्म हाउस में भी हर तरफ उसकी यादें बिखरी हुई थी। रात को जब सब सो गए तो मैंने डॉक्टर महनाज के नाम एक मुख्तसर खत लिखा। मैंने कहा, डॉक्टर, मैं आपकी मोहब्बतों का मुतहम्मिल नहीं हूँ, मिंदरो दीवार में घुटकर मर जाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना कीजिएगा और जलाली साहब को भी इससे बाज रखिएगा। मेरा साथी जगत सिंह अभी जख्मी है, यह भी यहाँ से ननकाना साहब जाना चाहता है, लेकिन उम्मीद है कि आप 4-5 दिन इसकी मेज़बानी कर लेंगे ताकि ये ठीक से चलने फिरने के काबिल हो जाए। आपको ज़िंदगी का नया सफ़र मुबारक, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। यह महनाज और जलाली साहब की शादी की तरफ इशारा था। खुदा हाफिज। यह खत मैंने महनाज के मेडिकल बॉक्स में ऐसी जगह रख दिया जहाँ उसकी नज़र का पड़ना लाजमी था। जगत सिंह विस्की का क्वार्टर पी कर चित लेटा हुआ था। कमरे में उसके खराटों की गूंज थी। वो एक दलेर और बेलोज साथी था, लड़ना मरना जानता था और मरने वालों का बदला लेना भी। उसने आशा कौर और गोविंदर की मौत का करार वाकई बदला लिया था। खुदा हाफिज जगत सिंह, मैंने दिल ही दिल में कहा और जलती हुई नम आंखों के साथ निकल आया। फार्म हाउस के गार्ड्स को इल्म था कि मेरी नकलो हरकत में कोई रुकावट नहीं डालनी। मौसम सर्द था, मेरे पास एक पिस्तौल और शिकारी चाकू था। मैंने चादर की बुक्कल मार रखी थी और शलवार कमीज पहन रखी थी। मैं दरख्तों के नीचे फैली हुई तीरगी में आगे बढ़ता चला गया, हर खतरे से बेनियाज। मेरे लिए जिंदगी में अब कोई कशिश नहीं रही थी। लगता था कि मैं दिमागी तौर पर मर चुका हूं। इर्द गिर्द के हर मंजर में अजनबियत और वीरानी थी। पता नहीं मैं किन किन रास्तों पर चलता, किन किन सवारियों पर सफर करता और कहाँ का रुकता। लाहौर और शेखुपुरा से बहुत दूर निकल आया। मैं बस चलता ही जा रहा था, कोई मकसद था और ना कोई मंजिल। पेट का दोजख ईंधन मांगता था तो जो मिलता था खा लेता था। एक रोज मैंने खुद को इस जगह पाया जो दुनिया में जन्नत का नमूना थी। यह दरियाए कन्हार की गुजरगाह थी। कागान से आगे नारान के बुलंदोबाला सरसब्ज पहाड़ थे। ये जन्नत अर्जी थी, लेकिन मुझे इसमें भी जर्रा भर कशिश महसूस नहीं हुई थी। एक दिन मेरे मोबाइल फोन पर बेल हुई। ये जिलानी की कॉल थी। मैंने कॉल रिसीव की, लेकिन फिर बात करने का इरादा बदल दिया और मोबाइल तोड़कर दरियाए के नहार के पुरशोर पानी में फेंक दिया। मैं जब तक जिंदा था अपने माजी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था। नारान के मुजाफात में एक कटारा बस के सफर के दौरान में एक मुशफ़क़ बुजुर्ग से मेरी जान पहचान होगी। पता नहीं उनके दिल में क्या आई कि मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने नारान की आबादी से जरा हटकर एक शानदार बाग लगा रखा था। वहीं पर मकान भी तामीर किया हुआ था। हर तरह के फल यहाँ मौजूद थे। उन्होंने 2 गाय और कुछ बकरियां पाल रखी थी। घर में उनकी बीवी और 24-25 साल के एक माजूर बेटे के सिवा और कोई नहीं था। ये नौजवान ज़हनी तौर पर पसमानदा था और उसे चलने फिरने में भी दुश्वारी होती थी। मैं अब्दुल गफूर नामी इन बुजुर्ग के साथ ही रहने लगा। मेरी मौजूदगी से उन्हें एक अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होने लगा। मैंने अपनी आंखें और कान माजी की तरफ से बिल्कुल बंद कर लिए थे। फरौर आतिफ की आवाज़ें, बालू की किलकारियाँ, सरबत की मुस्कुराहट और सबसे बढ़कर इमरान का चेहरा। मैं कुछ याद नहीं रखना चाहता था, कुछ भी नहीं। मैं ये सब कुछ खो चुका था और जो मेरा नहीं था वो मेरे दिल दिमाग को क्यों इतनी बेरहमी से जख्मी करता था, यह बात मेरी समझ में नहीं आती थी। मेरे जिस्म को मेहनत, मुशक्कत और अज़ियत सहने की आदत हो चुकी थी। सर्दी गर्मी मुझ पर बहुत कम असर करती थी। धीरे धीरे यख बस्ता सर्दियों ने नारान की फिजाओं को ढांप लिया। मैं इस मौसम में भी अक्सर बगैर किसी गर्म लिबास के घूमता था। अब्दुल गफूर साहब और उनकी बीवी के बहुत मना करने के बावजूद मैं बागबानी में हाथ बटाता था उनका। घंटों और पैरों की जान तोड़ मुशक्कत मुझे पसीने में शराबूर करती थी। मैं अपनी जानलेवा सोचों से दूर रहने के लिए अपने जिस्म को बिल्कुल निढाल कर लेता। वो बूढ़े मियाँ बीवी मुझे रोकते ही रह जाते। दिन गुजरते रहे, अंधेरे और उजाले के पंछी एक दूसरे के पीछे लपकते रहे। सूरज पहाड़ों की चोटियों पर उभरता और डूबता रहा। यकबस्ता हवाएं वादियों को तह बाला करती रहीं। मैं इन वीरानों में घूमता रहा, इमरान की यादों से पीछा छुड़ाता रहा और अपने लिए कब्र की कोई अच्छी सी जगह तलाश करता रहा। मुझे मौत के सिवा किसी का इंतजार नहीं था। मैं कभी कभी शाम के वक्त डायरी में कुछ लिखने में बैठ जाता। चंद दिन पहले का लिखा हुआ एक सफ़ा मेरे सामने था। मुझे यहाँ आए हुए अब 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं। मुझे पीछे की कुछ खबर नहीं और ना ही मैं रखना चाहता हूँ। जी चाहता है कि यहीं कहीं मेरी सांस पूरी हो जाए और मैं चीड़ और देवदार के बुलंद दरख्तों के नीचे किसी कब्र में सो जाऊं। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो सका तो शायद मैं यहाँ से वापस न जा सकूं। किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी का निज़ाम चलता ही रहता है। बालू भी परवान चढ़ जाएगा। आतिफ और फरा की जिंदगी अभी अपनी डगर पर चलने लगेगी। मैं इनके लिए जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ छोड़ आया हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा इमरान नहीं है, उसका चौड़ा सीना और रोशन आंखें नहीं है। मेरे पास सरवत नहीं है, इस बेवफा की आस नहीं है। मुझे अब यहीं पर मरना ज्यादा अच्छा लगता है। जैकी ने कहा था, सब कहानियों का अंजाम मर्जी के मुताबिक नहीं होता, लेकिन हर अंजाम में जिंदगी पोशीदा होती है। इसे मौका दिया जाए तो अपने रास्ते खुद ढूंढ लेती है, लेकिन
कभी कभी जिंदगी को मौका देना बहुत मुश्किल हो जाता है। आह सुल्ताना, तुमने मुझसे जिंदगी का वादा लिया था, लेकिन अब ये वादा निभाना मेरे लिए मुश्किल तर होता जा रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए भी शर्मिंदा हूं। बेशक बालू महफूज हाथों में, लेकिन मैं उसे वो मोहब्बत और वो जिंदगी नहीं दे सका जो तुम चाहती थी। ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है। मुझे माफ कर देना। ए भांडिया स्टेट के उस दूर दराज कब्रिस्तान में अपनी नींद सोने वाली, मुझे माफ कर देना। मैंने डायरी बंद की और कुछ देर गुमसुम बैठा रहा। एक आवाज ने मुझे मुतवज्जा किया। ये अब्दुल गफूर साहब की बीवी की आवाज थी। मैंने खाला कहता था। उन्होंने कहा, बेटे एक मोटर आई है, मेहमान है, तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं बेतरा चौंक गया। मैंने कमीज के नीचे भरा हुआ पिस्तौल टटोला और उठ खड़ा हुआ। घुमा तो मेरी निगाह साकत रह गई। मैंने खुशपोश लड़की को देखा। ये नुसरत थी। हाँ नुसरत थी और जिंदा थी। मैं सकता जदा खड़ा रह गया। वो फूलों के तख्तों के दरमियान नीम पुख्ता सीढ़ियां उतरती हुई मेरी तरफ चली आई। उसकी साड़ी और शाल धीरे धीरे हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आगे आई और ताबिश भाई कहकर मुझसे लिपट गई। मैंने उसे शानों से टटोला और खुद को यकीन दिलाया कि ये जागती आंखों का ख्वाब नहीं। तब मेरी निगाह ऊपर गई और मैं कैप्टन जिलानी को देखकर चौंक पड़ा। वो भी सीढ़ियां उतरकर मेरे पास आ गया और बगल की रोका। मेरा दिल चाह रहा था कि खुद को जिलानी से छुड़ाऊं, उसे धक्का दूं और भागता हुआ बाग के मुलगजे अंधेरे में गुम हो जाऊं। ये दोनों मेरा माजी थे और मैं इस माजी के करीब भी भटकना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से ढूंढा है आपको, बहुत घुमाया आपने इन पहाड़ों में। जिलानी की आवाज शिकवा कुना थी। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए नुसरत को देखा। मैंने तो सुना था कि मैं मर गई हूं। उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ मेरा फिक्रा मुकम्मल किया। हाँ भाई, मैं मर ही गई थी, बस सांस की डोर टूटना बाकी रह गई थी। एक मसीहा आगे आया और उसने मुझे बचा लिया, मुझे जिंदगी दी थी। वो सिसकी उसे रोने लगी, फिर रोते रोते बोली, आपको पता है वो कौन था? कौन था जिसने मुझे मौत से छीना? मैं हक्का बक्का सा उसकी तरफ देख रहा था। क्या वो इमरान के बारे में कुछ कहने वाली थी? लेकिन वो नुसरत के लिए क्या कर सका होगा? वो तो खुद बिस्तरे मर्ग पर था, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। नुसरत सिसकियां लेती हुई एक बार फिर मेरे गले लगी और लगे लगे बोली, इमरान भाई इंसान के रूप में फरिश्ता थे। वो मरते मरते मुझे जिंदगी दे गए। वो खुद मनो मिट्टी के नीचे चले गए, लेकिन मेरे अंदर उनका जिगर जिंदा है ताबिश भाई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ रही थी और जिस्म पथरा गया था। ये क्या कह रही थी नुसरत? मैं तो उसे मुर्दा जान चुका था और वो इमरान की बात कर रही थी, उसके जिगर की बात। वैसी सूरत हाल थी कि हमें कुछ मालूम नहीं था कि बाहर क्या हुआ है। तब नुसरत ऑस्ट्रिया में थी और इमरान जर्मनी के शहर में था। दोनों मकामात में बहुत ज्यादा फासला नहीं है। यूरोपीय यूनियन के ज़रिए असर आज़ादाना नकलो हरकत है। जैसे एक ही मुल्क को एकदम कई कड़ियां मेरी निगाहों के सामने मिलने लगी। मुझे अंदाजा हो कि नुसरत में जिगर की ट्रांसप्लांटेशन हुई है और इसके लिए शायद इमरान का जिगर इस्तेमाल हुआ है। मेरे कान साई साई कर रहे थे। एकदम मेरा ध्यान सरवत और यूसुफ वगैरह की तरफ गया। सरवत कहाँ है? नुसरत ने पलट कर ऊपर चीड़ और देवदार के बुलंद दरख्तों की तरफ देखा, जिनके नीचे शाम की हवा आहिस्ता रवि से बह रही थी। मैंने भी उसकी निगाह का ताक़ुब किया। एक चमकीली जीप के करीब मुझे सरवत की झलक नजर आई। उसकी गोद में कोई बच्चा था, 2-2.5 साल का, नहायत रोशन चेहरे वाला। यह किसका बच्चा था? ये बालू था। यकीनन ये बालू ही था। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। मुझे लगा ये सब एक सपना है, अभी टूट कर बिखर जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा और मेरे गिर्द तारीकियों और मौत की आहटों के सिवा कुछ नहीं होगा। सरवत मुझे देख रही थी और मैं उसे। हमारे दरमियान 15-20 जीने थे और कुछ ढलवान जमीन थी। बहुत गुर्बत थी और बहुत दूरी भी। मुझे लगा सरवत के ताबिंदा चेहरे पर, उसकी झील आंखों में आंसुओं का पानी है। मैं बेदम सा होकर बैठ गया। वो गुलाबी रंग के फूलदार लिबास में थी। बालू को उठाए वो संभल संभल कर जीने उतरने लगी। उसके बालों की लटें आगे की तरफ झूल रही थी। वो जादुई रात थी। वो इंकिशाफ की घड़ियां थी। माजी मेरी तरफ पलटा था और बहुत तहलका खेज अंदाज में। मेरे लिए सबसे बड़ी हैरत की बात नुसरत का जिंदा बच जाना था। बेशुमार सवालात थे, अनगिनत जवाबात थे। यह तफसील बहुत लंबी है। जिलानी ने अकेले में मुझे इख्तिसार के साथ जो कुछ बताया उससे मालूम हुआ कि हमारा हीरो जिंदगी के आखिरी लम्हों तक भी हीरो ही रहा, एक लकी हीरो। उसे आखिर तक अपनी लक पर बेपनाह भरोसा था। जब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसने आंखें खोली थी और 1-1.5 घंटे के लिए कदरे बेहतर महसूस किया था। उसके इसरार पर वीडियो लिंक के जरिए उसका राब्ता वयाना में सरवत से कराया गया। उसने सरवत को इतला दी थी कि अपनी मौत की सूरत में वो अपना लीवर नुसरत को अतिया करना चाहता है। बाद अज मौत ऐसी डोनेशन को डिक्रिएस्ड ऑर्गन डोनेशन कहा जाता है। एक मखसूस टाइम के अंदर जिगर निकालकर मरीज में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सरवत ने कहा था, इमरान भाई अल्लाह आपको जिंदगी दे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती भी है तो जरूरी तो नहीं कि आपका जिगर नुसरत के लिए कारामद साबित हो सके। जरूर साबित होगा।
इमरान ने नहीफ आवाज में कहा था, हमारा ब्लड ग्रुप एक है और सबसे बड़ी बात इरादे की है, हमारा इरादा मजबूत है। सरवत ने कहा, इसके लिए कई तरह की मैचिंग होती है इमरान भाई, टिश्यू मैचिंग, सेल मैचिंग और पता नहीं क्या कुछ। वो बिस्तरे मर्ग पर मुस्कुराया था। तुम भूल रही हो बहन, तुम इस वक्त एक बहुत लकी बंदे से मुखातिब हो। इसकी लक हर जगह मैच करती है, अल्लाह ने चाहा तो यहां भी करेगी। और अगर ऐसा हो जाए और मेरे जिस्म का हिस्सा नुसरत के जिस्म में लग जाए और उसकी जिंदगी बच जाए तो फिर एक काम जरूर करना मेरी बहन, अपने वहम को तोड़ देना, उसको तोड़ फोड़ कर किसी कब्र में दफन कर देना और मेरे दोस्त की जिंदगी बचा लेना। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, ये मेरे आखिरी अल्फाज है मेरी बहन। खुदा तुम्हें और नुसरत को जिंदगी और खुशियां अता करे। अपनी मौत से 4-5 घंटे पहले उसने फिर पूरे यकीन के साथ कहा था कि उसका जिगर जरूर नुसरत के साथ मैच करेगा। बसूरत दीगर उसने अपना ये बॉडी पार्ट किसी भी जरूरतमंद को लगाने की इजाजत दी थी। 4-5 घंटे बाद वो चला गया था। उसने ठीक कहा था, वो शायद दुनिया की चंद खुशकिस्मत तरीन लोगों में से एक था जो पांसा फेंकता था सीधा पड़ता था। उसने जो आखिरी पांसा फेंका वो भी सीधा पड़ा। डॉक्टर और सर्जन शिश्तर रह गए। सब कुछ तकरीबन वैसा ही हुआ जैसा उसने चाहा था। आउट ऑफ फैमिली होने के बावजूद सारी क्रॉस मैचिंग पॉजिटिव है। इमरान का जिगर नुसरत के लिए बेहतरीन साबित हो रहा था। उसे तमाम तर टेस्टों से गुजारा गया और फिर दम तोड़ती नुसरत के जिस्म का हिस्सा बना दिया गया। वो लकी मैन का जिगर था और लक कहाँ अपनी जगह नहीं बनाती। उसने नुसरत के जिस्म के अंदर भी जगह बनाई। उसके आज़ा ने इस ट्रांसप्लांटेशन को कमाल खूबी से कबूल किया और 2-3 माह के अंदर ही वो तेजी से रूबा सेहत होने लगी। और आज वो यहाँ थी मेरे सामने, मेरे इमरान के जिगर के साथ। रात को बाकी लोग तो सो गए, मैं बालू को गोद में लेकर बैठा रहा और अंगीठी के सामने जलानी से बातें करता रहा। इन बातों से मालूम हुआ कि जलानी को मेरा सुराग उससे एक फोन कॉल से मिला था जिसको सुने बगैर मैंने फोन तोड़ डाला था। जलानी को अंदाजा हो चुका था कि उसकी कॉल फलां इलाके से रिसीव हुई थी। उसे बहुत से देहात और कस्बों की खाक छानी और आखिर मुझ तक आन पहुंचा। इससे पहले वो लोग दुबई भी गए थे, इस ख्याल से कि शायद मैं वहां फरा और आतिफ के पास मौजूद हूँ, लेकिन नाकामी हुई। वहां फरा और सरवत के दरमियान बहुत सी बातें हुई। इन बातों के दौरान में फरा ने अपनी साफ गो फितरत के मुताबिक सरवत से कुछ भी नहीं छुपाया। यहाँ तक कि सुल्ताना और बालू के बारे में भी सब कुछ सरवत के गोश गुजार कर दिया। उसने सरवत को बताया कि भांडगिल एस्टेट की सुल्ताना से मेरी शादी कैसे और किन हालात में हुई थी और सुल्ताना की मौत के बाद बालू किस तरह पाकिस्तान पहुंचा। मैंने जलानी से कहा, यूसुफ कहाँ है? कौन यूसुफ? सरवत का शौहर। वो अब इसका शौहर नहीं है और ना ही अब वो पाकिस्तान में है। क्या मतलब? सरवत इससे खुला हासिल कर चुकी है और ये काम करने में उसे कोई दुश्वारी नहीं हुई। यूसुफ पेश ही नहीं हुआ। यूसुफ की जर्मन बीवी ने भी उससे तलाक हासिल कर ली है। न सिर्फ जर्मनी में उसकी सारी प्रॉपर्टी वो लड़की कोर्ट के जरिए हड़प कर गई है, बल्कि अब वो जेल की हवा खा रहा है। ओ गॉड, मैंने सर थाम लिया। ये जिंदगी मुझे मार कर फिर क्यों जिंदा कर रही थी? मैं अब लौटना नहीं चाहता था, हरगिज नहीं। मैंने कहा, जलानी मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। सरवत ने यूसुफ से खुला हासिल कर लिया है। उसने अंगीठी के अंगारों को घूरा और खोए खोए अंदाज में बोला, हाँ ताबी साहब, आपने खुद ही बताया था कि सरवत साहिबा वहमों में जकड़ी हुई है। वहमों को तोड़ने के लिए पैगंबर और वली आए हैं, या फिर हम जैसे आम इंसानों में कभी कभी इमरान और दानिश जैसे लोग पैदा हो जाते हैं। वो अपनी मोहब्बत और खुदादाद सलाहियतों से फरसुदा अकीदों के बुतों को पाश पाश करते हैं। ये बस इन्हीं बाकमाल लोगों के बस का काम होता है, वरना इन अकीदों और वहमों से ढीठ और सख्त शायद दुनिया में और कोई नहीं होती। मैंने जलानी को पहली बार इस तरह बोलते देखा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आपकी खुशकिस्मती थी कि सरवत के वहम को तोड़ने की जंग में आपको इमरान का साथ मिला। उसने अपने आखिरी वक्त में ये कर दिखाया। सरवत को इस खौफ ने जकड़ा हुआ था ना कि आपसे मिलाप उसकी बहन को जिंदगी से दूर ले जाएगा, मगर जब वो वाकई मर रही थी तो आप यानी आप और इमरान की वजह से उसे जिंदगी मिल गई। और यही वो मोड़ था जहां इस वहम का बुत चिकना चूर हुआ और मिलिया मेट हुआ। रात का पिछला पहर था। मैं कमरे में जाकर ऊंधे मुंह चटाई पर गिर गया और इमरान के लिए टूट कर रोता रहा। सर्दी अरूज पर थी, लेकिन मैं नंगी चटाई पर बगैर किसी लिहाफ के पड़ा था। आग तो मेरे अंदर थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। वो आखिर तक दूसरों के लिए जीता रहा और मरकर भी एहसार और कुर्बानी का ठेकेदार खुद ही बना। वो मुझे जिगर कहता था और मेरे लिए ही जिगर दे गया। मुझे पता ही नहीं कि कब तक वैसे ही पड़ा रहा, सिसकता रहा। आज के इंकशाफ ने मेरे कंधों पर इमरान के एहसानों का बोझ कुछ और भी बढ़ा दिया था। मेरा चेहरा तकिए पर था, आंखों में जलन और सीने में शोलों के सिवा और कुछ नहीं था। अचानक मुझे अपनी कमर पर किसी के लम्स का एहसास हुआ। किसी ने एक नर्म कंबल मेरे पुश्त पर डाल दिया और फिर खुद भी इस कंबल के साथ लग गया। यह सरवत थी। मैं देखे बगैर ही जान सकता था कि वो सरवत है। उसके जिस्म का गुदाज कंबल में और फिर मेरे जिस्म में मुंतकिल हो रहा था। वो मेरे अकब से मेरे साथ लग गई थी। कहते हैं कि खामोशी की जुबान सबसे ताकतवर होती है। वो बहुत कुछ कह सकती थी, अपने साहब का रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर कर सकती थी,
अपने कोहना वहमों पर पछिमानियों का इजहार कर सकती थी, मुझसे मुआफ़ी मांग सकती थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस मेरे साथ लगकर मेरे ऊपर ढहकर होले होले सिसकती रही। ये खामोशी उसके हर इजहार पर हावी थी। हर फिक्रे से ज़्यादा मुतासर करूँ। पता नहीं कितनी देर इसी तरह गुजरी, फिर उसने मेरा रुख अपनी तरफ पलटा। मैंने अपनी बाहों में उसे भर लिया। वो सरतापा मोहब्बत थी। मोहब्बत में हारे हुए लोगों की बातों में बहुत गहराई होती है। पारूदा जैकी के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने कहा था हर कहानी का अंजाम बंदे की मर्जी के मुताबिक नहीं होता, लेकिन हर कहानी के बुरे से बुरे अंजाम में भी जिंदगी मौजूद होती है। इस जिंदगी को मौका दिया जाए तो अपने रास्ते खुद ढूंढती है। शायद मेरी जिंदगी ने भी रास्ता ढूंढ लिया था। इन लम्हों में मुझे लगा कि ठोड़ी के गड़े वाला वो खूबसूरत इमरान कहीं मेरे आस पास है, मुझे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, कोई बात नहीं ताबी, उदास मत होना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे अंदर रच बस चुका हूं, मैं तुम सब के अंदर रच बस चुका हूं। तुम लोग जब जब मोहब्बत करोगे, जब जब सुख बांटोगे, एहसार करोगे और कुर्बानी दोगे, मुझे अपने बिल्कुल करीब पाओगे। और जब बाहर की सुहानी शामों में और सरमा की नरम गर्म रातों में तुम जिंदगी के गहरे दुख सीने में छुपाकर मुस्कुराओगे, हंसोगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ हंसूंगा, तुम्हारे बिल्कुल पास आ जाऊंगा। हाँ मेरे दोस्त, उदास मत होना।